योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिञ्जाञ्जलियानतोऽस्मि। हल्के से आंखें खोलिए। हरिओम। तो हमने जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है तो उसमें से सबसे पहले जो है तर्क के प्रकार, तो तर्क के प्रकार हमने देखे थे। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ये तर्क के प्रकार थे जो आपको पीडीएफ भेजी गई है, उसमें है निगमनात्मक, आगमनात्मक। इसका याद रखने का ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया था। तो इसकी पिक्युलैरिटीज है और डिफरेंसेस है। इसके बाद में जो भी तर्क है, निगमन हो या आगमन, जो भी हमें तर्क निकालना है तो ये कैसे निकालते हैं, तो ये हमने दर्शन शास्त्र से देखा जाए तो पंचावयवी या मीमांसा का 3 वाक्यों का रहता है। तो वैसे ही आधुनिक काल में ये 3 वाक्यों का रहता है। तो ये कैसा होता है, 2 प्रीमाइसेस और एक उसका इन्फरेंस, मतलब 2 आधार कथन और एक निष्कर्ष वाक्य, 3 वाक्यों का रहता है। सिर्फ उसको मीडिएट इंडक्शन का अपवाद है, उसमें 2 वाक्य रहते हैं। तो उसके घटक क्या है वो हमने देखे थे। तो उसकी एक ट्रिक भी है याद रखने के लिए, वो भी मैं पीडीएफ दूसरी जो आज शेयर की है उसमें है। तो ये सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, मिडल टर्म है, क्वांटिफायर है और कोपुला है, ये उसमें रहते हैं। इससे बनता है वो वाक्य। तो इसके साथ और भी तर्क के प्रकार बताए गए हैं। तर्कवाहक जो है उसके हिसाब से है, और जो तर्क के रूप बताए गए हैं तो ये भी उसके जैसा हम बोलते हैं कि जो सिलोजिज्म बोलते हैं हम, ये जो वाक्य हमने देखे 3, 5 ये जो कुछ है, तो उसको दूसरी एंगल से देखा जाए तो उसको मोडस पोनेम्स बोलते हैं। मोडस पी साइलेंट रहता है उसमें, जो कहते हैं। तो वो जो परिकल्पित न्यादर्श है उसके भी 4 प्रकार बताए गए हैं। तो ये चेन आर्ग्यूमेंट, मोडस टॉलेंस, डिनाइंग और एफर्मेटिव। ये ज्यादा करके उसमें कुछ ज्यादा हमें जाना नहीं है, डिटेल तो है नहीं। अब उसके बाद हमने क्या देखा कि तर्क के प्रकार देखे। तर्क के प्रकार के बाद तर्क के वाक्यों के घटक देखे, और तर्क के वाक्य जो है वो उससे बनने वाला एक जो सिलोजिज्म है, न्याय संगतता है, उसको देख रहे हैं हम। तो उसको जो है प्रकार जो दिए गए हैं तो उसको क्रियान्वयन कैसे करते हैं उसके हिसाब से है। तो ये परिभाषा से तर्क है, उन्मूलन द्वारा तर्क है, गणित पर आधारित तर्क है। तो ये हमें अभी हम एमसीक्यू चूज करते हैं तो उसमें उन्मूलन द्वारा तर्क है, तो उसमें हमें एक ही डायरेक्ट आंसर पता है, तो वो कैसे हम ढूंढते हैं। तो ये हमें परिभाषा पता होती है। नहीं एक आंसर पर्टिकुलर हमें पता नहीं रहता है तो हम उन्मूलन द्वारा करते हैं, या तो तीसरा गणित के आधार पर है। तो उसके एक समझने के लिए मैंने बता दिया, गणित पे आधार के बताएंगे तो वो टाइम जाएगा। तो ये तर्क हम कैसे करते हैं, तो ये तर्क के वाक्य जो है, तो ये दूसरा अगर तरीका है उसको समझने का, तो ये परिकल्पित असंयुक्त संबंध परक। तो ये हाइपोथेटिकल मतलब यदि इसमें रहता है, अदल बदल जो है डिसजंक्टिव उसमें या तो रहता है, और संबंध परक जो है उसमें क्रम संबंध रहता है। अभी ये संबंध परक जो है
ये आगे चल के हम मूड्स और फिगर्स के पहले जो चैप्टर दिया गया है उसको हम देखेंगे, सममिति या ट्रांजिटिव ऐसे जो है ना, तो ये इसके प्रकार है, संबंध परक के प्रकार है। तो ये हमने कल देखा था। तो अभी स्क्रीन शेयर हो गई है शायद ना? जी सर। ओके, तो ये हमने जैसे हमने देखा कि ये जो तर्क है ये क्यों करते हैं, तो हम जैसे रिसर्च का जो क्रम रहता है तो वैसा ही इसका क्रम रहता है। तो ये 6 चरण है उसके बाद में ये तर्क आया कहाँ से हमने देखा, ये इसका इंडियन साइड देखा हमारा प्राचीन। तो इसमें से अपावर्तक तर्क जो है, एब्डक्टिव रीजनिंग, उसका भी हमने देखा। इसके बाद में जो हम घटक जो है उसको हमने देखा था, तो घटक के बारे में मैं फिर से बताऊंगा, वो पीडीएफ जो है जो शेयर की है वो थोड़ा सा आने में टाइम लग रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद में जो हमने कल देखा था कि ये जो वाक्य है, तो ये तर्क के जो वाक्य बनते हैं तो ये वाक्यों के प्रकार क्या रहते हैं, ए ई आई ओ। तो ये भी, इसका भी एक ट्रिक है, तो ये भी मैं बताऊंगा। तो ये जो है इसमें कुछ किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, नहीं तो हम आगे जाएंगे। If anyone has doubt, please unmute and ask your question. इसमें अगर डाउट नहीं है तो हम आगे जाएंगे। ओके, सबको या तो समझ आया या तो समझ के परे है, ऐसे समझ के हम आगे चलते हैं। तो ये अभी एक मिनट थोड़ा सा मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये डाउनलोड नहीं हो रहा है। ये जो पीडीएफ मैंने व्हाट्सएप पे शेयर की है तो वो कोई शेयर कर सकता है क्या? अगर कोई मोबाइल पे है तो वो पीडीएफ अगर कोई शेयर करता है तो उस पे दिखाते आएगा हमें थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा 1 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं फिर से ट्राई करता हूँ वो पीडीएफ शेयर करने के लिए। चलो, तो ये हो जाएगा अभी वो। तो हमने, जैसे मैंने बताया वैसे हमने देखा है कि तर्क के वाक्य, तर्क के वाक्य के घटक। अभी जो तर्क के जो वाक्य है तो उसको हमने जो इस्तेमाल करना है उस टाइम हमें 4 चीजें देखनी होती है, या 4 उसमें कुछ क्रियाएं हैं जो हमें करनी होती है। तो उसमें क्या रहता है कि सबसे पहले क्या होता है कि जो तर्क का जो वाक्य है वो सही होना चाहिए, तो उसको हमें सही करना होता है। सही मतलब क्या, कि जो भी हम कुछ जो भी वाक्य है उसको हमें क्रम से लगाना होता है। क्यों क्रम से लगाना होता है? क्योंकि हमने जो ए ई आई ओ यू जो वाक्य देखा है तो उसमें होता क्या है कि जो भी वाक्य है
उसको एक टिपिकल तरीके से, जो गणितीय तरीके से जो प्रेजेंट करना है, तो उस तरीके से प्रेजेंट करना होता है। तो अगर वो उस तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो उसको जो निष्कर्ष निकालना है उसका, उसमें आसानी होती है। तो इसीलिए उसको सरल करा किया जाता है। तो सरल करते वक्त उसमें कुछ क्रियाएं होती है कि वो सही है, मतलब जो हम भी सरल कर रहे हैं उसमें हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, ये देखना होता है। तो इसके लिए उसकी कुछ प्रोसीजर है, आ जाएगा भी, डाउनलोड तो हो गया है। ओके, ओके, स्क्रीन दिखने के बाद मुझे बोल दीजिए, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो समझने में आपको आसानी रहेगी। ओके, शायद दिख रही है स्क्रीन, सही है? यस सर। यस, ओके। तो हमने ये समरी किया था, ये देखा है हमने, अभी हम यहाँ तक आए थे। ये वाक्य का जो परिवर्तन है ये हमने देखा था, ए ई आई ओ यू। तो यू क्यों है, क्या है, मैं फिर से समरी के टाइम फिर से बताऊंगा। तो ये 4 वाक्य का हमने चार्ट देखा। ये चार्ट हमें देखना है। ये बुक में नहीं है, मैंने वो पीडीएफ में भी है और रिकॉर्डिंग में भी है। तो वाक्य परिवर्तन कैसे करते हैं? तो वाक्य परिवर्तन जो है वो वैध होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। तो वो वैलिड होने के लिए कुछ उन्होंने चार्ट दिए हैं कि वैलिड कैसे होगा वो। तो वो चार्ट भी हम देखेंगे। उसमें क्या रहता है कि IEA रूल भी बताया गया है। तो ये अलग अलग बताया गया है। तो हमें ये एक से समझना है कि जो तर्क के वाक्य हमें बनाने हैं वो सही होने चाहिए, उसको हमें फिट करना है सही तरीके से। उसके बाद में ये उसमें ये आता है तर्क की वैधता जो रहती है उसका भी एक अलग चार्ट बनाया गया है। मतलब जो वाक्य है, अगर वाक्य को हमने, वाक्य और वैधता है एक चार्ट, दूसरा जो है वाक्य, तर्क वाक्य, निष्कर्ष और वैधता, ऐसा एक चार्ट है, बुक में है वो। तो ये जो है ये इसके हिसाब से दोनों भी वैध होना चाहिए, वाक्य और वाक्य के घटक। इसके अभी ये विपक्ष वर्ग है, मतलब स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है। ये बुक में कहा है, इसका मैंने ये यहाँ पे लिख भी दिया है कहाँ पे है। तो ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जो है ये बताया है बुक में, बहुत बाद में बताया गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में क्या हम देखते हैं कि अगर ए टाइप का वाक्य है तो वो जो दूसरा टाइप है उससे मेल खाता है या नहीं खाता है। तो ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। उन्होंने वहां पे ए का जो ए ओ है, तो ए का और ओ ये संगत है या विसंगत है, ये बताया है उन्होंने। तो ये भी, ये 3 अगर हम प्रोसीजर है ये कर लेंगे, तो ये 3 प्रोसीजर करने के बाद में हमारा वाक्य तो तैयार हो गया है। 3 वाक्य जो है ये जो तैयार हो जाते हैं। तो 3 वाक्य तैयार होने के बाद में अभी क्या आगे करना है, तो ये तर्क विधि आएगा। ये तर्क विधि वैसे देखा जाए तो ये आगे लिखा है, क्यों लिखा है मैं बताता हूँ। तो ये तर्क विधि आता है। तर्क विधि में पहली चीज हमने की, ये वाक्य सही कर लिया। वाक्य सही करने के बाद में दूसरा जो स्टेप्स है ये कि जो बताया गया चार्ट है उसके हिसाब से वाक्य आता है क्या, मतलब जो तर्क बताया है वो जो पहले वाक्य बताया गया है आधार वाक्य, उसके हिसाब से सही है या नहीं है, इसकी कुछ सही मतलब वैलिड ऑप्शंस बताए गए हैं। तो ये क्या होता है, ऑप्शंस कितने होते हैं? तो ये हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में देखा हुआ रहता है कि अगर हम 4 को 4 से जोड़ दिया जाए तो 4 गुना 4 16, लेकिन उसके ऑप्शंस रहते हैं वो 64 हो जाते हैं। तो 64 में से हमें सिर्फ 4 ही लेने हैं, 4 ही लेने हैं। तो ये 4 में से जो भी कुछ हमें लेना है, तो ये अभी अगर आपको अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो ये चार्ट देखने के बाद में आपको समझ में आएगा।
तो ये ऑप्शन जो वैलिड ऑप्शन है उसमें से हमें चूज करने हैं। तो ये वैलिड ऑप्शन उन्होंने दे दिए हैं। ये कैसे उन्होंने तय कर लिया कि ये वैलिड ऑप्शन है या नहीं है? तो इसके लिए ये अभी ये तर्क संरचना आता है उसके लिए। तो ये एरिस्टोटल से शुरू हुआ है। हम यहाँ पे मॉडर्न के हिसाब से, मतलब अभी जो युग चल रहा है उसके हिसाब से देखेंगे। ये न्याय दर्शन में हम जो है नहीं जाएंगे क्योंकि हमें एग्जाम देना है। तो ये एरिस्टोटल का जो है, उन्होंने जो तर्क का जो आकृति बनाया है, 3 आकृति उन्होंने बनाया था, चौथा उनके शिष्य ने बनाया। ये 4 में से एक ही के बारे में ज्यादा बोलते हैं। ये क्या है वो भी हम चार्ट में देखें। तो इससे बनता है मूड्स और फिगर। मतलब जैसे हमने वाक्यों को शॉर्ट कर दिया, ए ई आई ओ, तो अभी निष्कर्ष लगाने के लिए एक वाक्य को एक कोई भी नंबर या सिंबल देंगे, उसके बाद में दूसरे वाक्य को और निष्कर्ष को, ये तीनों का मिला के एक सिंबॉलिक एक बन जाएगा। ये सिंबॉलिक जो रहता है, जो भी कुछ हमने बोला सिंबॉलिक, तो ये मूड्स एंड फिगर्स में आता है। ओके, तो ये मूड्स एंड फिगर्स में जो आएगा, तो उसके बाद में हम लास्ट स्टेप में उसमें तर्क दोष तो नहीं है ना, ये चेक करते हैं। तर्क दोष जो रहते हैं उसके कॉजेस, मतलब जो कारण है, तो ये 6 कारण बताए हैं। और जो तर्क दोष के जो टाइप्स है, ये 2 टाइप के बताए गए हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक जो रहता है उसमें आप जो भी कुछ घटक लेते हैं उसमें ही वह गड़बड़ी होती है। ये एमएसपी, मिडिल टर्म, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या उनके संबंध, इसमें गड़बड़ी रहती है। और जो अनौपचारिक है, ये तो हम रोज टीवी पे देखते हैं। ये भाषा का गलत उपयोग, साक्ष्य का गलत उपयोग, तो ये जो है ये तर्क रहता है, ये अनौपचारिक तर्क। ये तर्क दोष, मतलब ये औपचारिक तर्क दोष, अनौपचारिक, ये जो रहता है इसके हिसाब से। तो ये सब हो जाने के बाद ये जो डिडक्शन है, निगमन है, ये हमारा सही आएगा। समझ में आ गया? अगर इसमें किसी को नहीं समझा तो मैं बताता हूँ फिर से, बाद में हम वो चार्ट भी देखेंगे। ये आगमन विधि जो है, इंडक्शन का जो है, इसमें उन्होंने आगमन की विधि में 6 चीजें बताई गई है। वो भी हम, मतलब वो बुक से आप समझ सकते हो, उसमें ज्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है, जैसा है वैसा ही हमें याद करना है और लिखना है। तो जनरलाइजेशन है, प्रेडिक्शन है, अथॉरिटी है, कॉज है, स्टैटिस्टिक्स है और एनालॉजी है। तो ये तो बुक में से समझ में आएगा। तो इसमें कुछ ना समझे तो बता दीजिए ताकि हम चार्ट पे चले जाए। तो ये जो है ये ऑप्शनल है। मतलब क्या है, अभी हम परीक्षा के हिसाब से देखा जाए तो ये जो है ये हम ना समझे तो भी चलेगा, ये थ्योरी समझ में आ गई तो भी चलेगा। इसका प्रैक्टिकल जो है, इसके बजाय हम वेन डायग्राम से करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एनालिटिकल मेथड है और वेन डायग्राम की छोटी सी और आसान मेथड है। अभी वेन डायग्राम अगर अच्छा है तो ये क्यों बताया गया है एनालिटिक? तो वेन डायग्राम में ऑप्शन जो रहते हैं, हमने कहीं गलत तो नहीं आकृति निकाली है, ये हमें ये करना पड़ता है, अप्रूव करना पड़ता है या वैलिड करना पड़ता है, वैलिड। तो ये इसमें कुछ चांसेस रहते हैं आपकी गलत मतलब जो रचना है वो गलत होने के। लेकिन ये एनालिटिकल मेथड में गलत होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पे हर स्टेप पे कुछ वैलिड जो चार्ट बना के दिए हैं उससे ही हम गुजरते हैं, इसलिए वो चांसेस कम रहते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकल हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट बात है। तो ये थ्योरी तो समझ में आ गई है ऐसा लगता है, तो हम इसको डायरेक्ट चार्ट से जाएंगे। चलो, शायद स्क्रीन प्रेजेंट हो गई है और मेरी आवाज भी आ रही है। जी सर। यस, ओके। तो अभी हमने जो देखा तो उसमें सबसे पहले क्या था कि जो तर्क जो है उसके वाक्य बनाना है हमें। नहीं, तर्क का जो वाक्य है वो सही करना है। ओके, तो ये तर्क का जो वाक्य जो है ये जो सही करते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है,
अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में भी देख सकते हैं, या मैं चार्ट भी दिखा देता हूं। ये तो हमने जो देखा आगमन और निगमन, तो निगमन में डिडक्शन में दो प्रकार रहते हैं, इमीडिएट और मीडिएट। तो जिसमें मध्य वाक्य रहता है वो मीडिएट है, और जिसमें मध्य वाक्य की जरूरत नहीं है ऐसे बोलते हैं वो इमीडिएट है। इसको याद रखने का ट्रिक मैंने बता दिया, डबल एम और सिंगल एम। तो ये दो वाक्यों का सिंगल एम वाला और डबल एम वाला जो है ये वाला, ये अंतरानुमान, अनंतरानुमान। तो इसमें दो वाक्य जो रहते हैं, तो ये इसमें ए टाइप का वाक्य है तो उसको हम आई टाइप का बनाते हैं तो वो सही है। कैसे है सही? तो ये यहाँ पे देखो बताया गया है कि सभी कुर्सियां अगर मेज है तो कुछ कुर्सियां तो मेज जरूर है, या कुछ मेज जरूर कुर्सियां है, तो ये सही है, वैलिड है। लेकिन हम कहेंगे कि सभी मेज कुर्सियां है तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा अगर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। वाक्य तो वही रहेगा, सभी है, इसका मतलब ये ए टाइप का वाक्य है। देखिए यहाँ सर्वव्यापी और है सकारात्मक, इसलिए ये ए टाइप का वाक्य है। या जो कल रह गया था वो शायद दिख रही है आपको सही स्क्रीन? कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। तो ये हमने कल जो इनिशियल किया था, अभी उसको डिटेल देखेंगे कि ये सभी है और है, इसीलिए ए टाइप का वाक्य है। ओके, ये आई टाइप का क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे कुछ आ गया। ओके, अगर याद है आपको तो तीन जो गोल है वो ध्यान में याद कीजिए, तीन जो हमने देखे थे। तो ये जो तीन है, एक सबसे बड़ा वाला उसमें अंदर वाला गोल, एक दो सेपरेट गोल, एक दूसरे को एक व्याप्त करने वाले अंशतया, तो ये अंशतया व्याप्त करने वाला गोल। कुछ मेज कुर्सियां है, कुछ कुर्सियां मेज है, दो ऑप्शंस है। अभी ये जो है ए टाइप का वाक्य, आई टाइप का वाक्य। अभी ई टाइप का वाक्य कैसे रहेगा? सभी सर्वव्यापी नकारात्मक। तो सर्वव्यापी कैसे समझ में आएगा? कोई भी, क्या बताता है वो? कोई भी मतलब जो भी कुछ है वो सभी, ये सभी, इसलिए वो सर्वव्यापी हो गया। नकारात्मक क्यों? नहीं है बोल रहा है वो। क्या बोलता है वो? नहीं है, कोई भी कुर्सी मेज नहीं है। ये भी जो है वो समझने के लिए बोलते टाइम हम कहते हैं, लेकिन कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिया। ई का ई ही हो जाएगा। ये इमीडिएट के लिए है वो। ऐसे ये ना समझे तो कुछ बात नहीं है, इसमें से आप ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप, ओ टाइप समझ लो, इतना काफी है। ये अंशव्यापी जो है, ये कोई भी था, ये सभी था। अभी कुछ आएगा, कुछ, ये देखो, कुछ क्या हो गया? ये आई और ओ। ये क्या है? और ये क्या बता रहा है? नहीं है। ये नीचे वाला दिख रहा है ना सबसे, ये मैं हाइड कर लेता हूं। हाँ, तो ये दिख रहा है ना, कुछ कुर्सियां मेज नहीं है, ओ वाला, ओ टाइप वाला वाक्य है। कुछ है आई टाइप, कुछ है नहीं है, ओ टाइप। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ये वाक्यों का अगर टाइप आपको समझ में आ गया तो ये आगे चल के आसानी होगी। तो अभी अनंतरानुमान जो है, इसके लिए ऐसा वाक्य जो है वो बदलना पड़ता है। अभी दूसरा टाइप है वाक्य जो बदलना है, उसके लिए उन्होंने दूसरा एक और दिया है कि वहां पे क्या था? दो वाक्यों का था, ये दो वाक्यों वाला था। ये अभी क्या है? तीन वाक्यों वाला होगा। प्रस्तावना, निष्कर्ष, तर्क। वैसे देखा जाए तो ये दो वाक्यों का भी बनता है, लेकिन यहाँ पे एक जरूरी चीज क्या है कि सिर्फ वाक्यों को नहीं देखा है, निष्कर्ष को भी देखा है। और दूसरी चीज, यहाँ पे सत्यता के आधार पर तर्क की वैधता बताई गई है। और दूसरी कोई चीज है क्या कि उससे आधार पर तर्क की वैधता बता सकते हैं? तो ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है जो हमने तीसरा देखा था वहां पे। तो उसके आधार पर भी हम तर्क की वैधता ढूंढ सकते हैं, वो वहां पे आएगा सिर्फ।
और तो ये तर्क की वैधता सत्य के आधार पर, प्रस्तावना सत्य है, निष्कर्ष सत्य है, तो वैध या अवैध दोनों भी हो सकता है तर्क। यहाँ पे जानने वाली बात इतनी है कि ये कोई निष्कर्ष नहीं। अगर ये देखो आप कि शायद आपको छोटा दिख रहा हो तो मैं बढ़ाते, ये असत्य जो निष्कर्ष है, तो ये असत्य अगर निष्कर्ष होता है तो ये निष्कर्ष कोई निष्कर्ष नहीं या अवैध, मतलब इसको हम ले नहीं सकते हैं, इस निष्कर्ष को हम आगे नहीं चला सकते हैं, ऐसे आता है। लेकिन देखिए निष्कर्ष अगर असत्य भी है तो भी तर्क सही है। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना ही असत्य है तो निष्कर्ष तो असत्य आएगा। तर्क की प्रोसीजर में कोई गलती नहीं है, तर्क की प्रोसीजर सही है ये बताना, ये वैलिडिटी का काम है। निष्कर्ष सत्य हो असत्य हो, लेकिन तर्क की वैलिडिटी तो सही है। आपने जतन किया है, आप पास होते हो या नहीं होते हो उससे कुछ नहीं है। किसी अनजान आदमी या कि कोई अगर आपको देख लेता है कि आप सही में मेहनत कर रहे हो तो आपको सही राह दिखा के, आपको अगर आप पास नहीं है, अगर आप कुछ भी कम है, गुणों में कम है या प्रेजेंटेशन में कम है, तो भी आपको सही राह मिलती है। कैसे? ये प्रोसीजर सही है उसकी। शायद उसको असत्य हो क्योंकि उसको वहां पे परिसर असत्य था, उसका परिसर असत्य है, इसीलिए उसका निष्कर्ष असत्य है। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो गया, लेकिन तर्क जो है वो जीवन का भाग है, इसलिए हमने बता दिया। तो ये वाक्य जो है वो सही करने का जो बताया है, इसके साथ में उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स करके दे दिए हैं कि उसके जो वाक्य है तो वो कैसे परिवर्तित होंगे, तो वो भी आप बुक में देख सकते हैं। यहाँ पे तो अभी थ्योरी का टाइम तो वैसे निकलने जा रहा है, वो आधा घंटा हो गया है। तो अभी दूसरा जो स्टेप्स है ये इसमें एक और एक चीज है, ये जो वाक्य परिवर्तन है उसमें एक नियम है IEA, मतलब जो है इसमें अगर A प्रकार का वाक्य है एक वाला और दूसरा I प्रकार का है, तब IEA नियम के अनुसार I प्रकार को पहले परिवर्तित किया जाएगा। मतलब अगर वाक्य जो है दो है तो उसमें से A वाला एक है, I वाला एक है, तो परिवर्तित कौन सा करना है? I वाला, बाद में E वाला, बाद में A वाला, दूसरा करना पड़ेगा पता नहीं, शायद करने की जरूरत ना पड़े। परिवर्तन कब करते हैं? जब वाक्य जो है वो निष्कर्ष बताने के लिए कुछ प्रॉब्लम करते हैं, कुछ अड़चने पैदा करते हैं। ओके, तो ये इस हिसाब से वो वाक्य परिवर्तन का थोड़ा सा एक नियम है। तो ये अगर होने के बाद में हम देखते हैं तो इसमें सेकंड स्टेप बताई गई है कि अगर वाक्य आपने परिवर्तित कर लिया, आपको निष्कर्ष मिल गया, अच्छी बात है, दूसरे अगर अगले स्टेप में जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं होता है तो आप इस चार्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि आपका तर्क जो सही है या नहीं है। तर्क का एक वाक्य जो है ये A प्रकार का है, दूसरा A प्रकार का है, तो आपका निष्कर्ष भी A प्रकार का ही आना चाहिए। ये कन्वर्जन चार्ट है, ये 8 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 जो ऑप्शन है, ये 6 मतलब ये लास्ट वाला जो है ये ओ टाइप का वाक्य आता है, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी सी अटी लागू बोलते हैं ना वो, उसके हिसाब से है, कुछ उसमें शर्तें हैं ऐसे। तो ये 6 जो है ये वैलिड तर्क है। इसके सिवा और भी आते हैं क्या तर्क? आते हैं। कितने आते हैं? उन्होंने तो 64 बताया है, वो एरिस्टोटल के हिसाब में हमें जाना नहीं है, वो फिलोसफी का भी हो गया और सिलेबस से भी बाहर है। तो ये दूसरा स्टेप क्या है? अगर सही वाक्यों के बनाने के बाद भी तर्क नहीं मिलता है आपको, या तर्क चेक करना है, तो ये कन्वर्जन चार्ट में उसमें डालना है और उसको चेक करना है। ये तो हो गया दूसरा स्टेप। अभी तीसरा स्टेप क्या है? इमीडिएट, मतलब ये तो मैं यहाँ पे विराम लेता हूँ। ये क्या हो गया कि तीसरा स्टेप है, वो बोलते हैं कि अनंतरानुमान को देखो। मतलब अगर वाक्य है और निष्कर्ष आप सही में निकाल सकते हैं वाक्य बनाने के बाद में, और तो उसके लिए अगले स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर निकलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकलता है तो अभी एनालिटिकल डिडक्शन जो है उसका फाइनल स्टेप, ये इस हिसाब से देखना है। ये I और O है, तो ये I और O जो है ये इतना ही याद रखिए खाली कि ये जो है ये इसमें समान विधेय, यहाँ पे थोड़ा कट हो गया है, समान विषय है और समान विधेय है।
विधेय मतलब प्रेडिकेट, आधा अगला वाला भाग, कर्ता के सिवा जो रहता है वो, और जो विषय है मतलब सब्जेक्ट, ये दोनों भी सही है। सेम सेम है ना इसमें, तो ये सेम होता है, तो ये संपूरक युग्म, ये देखते हैं संपूरक युग्म जो है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हम इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्निक। इसमें क्या रहता है कि आई ओ, ए ओ, आई ई, ये जो है ये परस्पर के लिए संपूरक है। ये इस हिसाब से देखा जाता है, वो ज्यादा उसमें टिप नहीं जाना। अभी ये जो है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है जो बताया गया है, व्याघातक मतलब कंप्लीटली अपोजिट, विपरीत जो होता है, जो एक कॉन्ट्ररी होता है, मतलब जो एक वाक्य जो बताता है उसके पूरे विपरीत नहीं होता है, पूरे उल्टा नहीं होता है, लेकिन वो उससे मेल नहीं खाता है। अभी व्याघातक और विपरीत में क्या फर्क है? तो व्याघातक जो रहता है, तो अगर ये है तो वो नहीं, मतलब अगर आप या अभी इंडिया में रह रहे हो तो आप इंग्लैंड में नहीं हो सकते हो ही नहीं सकते हो। विपरीत मतलब क्या है कि अगर आप देश में है या विदेश में है, तो ये क्या हो गया, विदेश में तो अलग बात हो गई, एक स्पेसिफिक कर दिया तो ये हो गया व्याघातक। और अगर आप ऑप्शन देंगे कि आप कहाँ पे हो, या तो यहाँ पे या तो वहां पे, एक जगह पे नहीं हो सकते, लेकिन ये सही है, लेकिन आप विदेश में बोलेंगे तो या इंग्लैंड में हो, दूसरे में हो, कहीं भी हो, लेकिन आप भारत में नहीं हो, ऐसे। तो ये थोड़ा सा एक दूसरे के, यहाँ पे जो वाक्य बताया गया उन्होंने क्या बताया है कि सभी मनुष्य ईमानदार है, कोई भी मनुष्य ईमानदार नहीं है, मतलब आप भारत में रहते हो या भारत के बाहर रहते हो, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो ये दूसरे, इसमें एक थोड़ा सा मेल खाता है और एक पूरा अलग है। पहले वाला जो रहता है तो उसमें दोनों जो घटक है पूरे अलग रहते हैं। उपविपरीत जो रहता है तो ये थोड़ा सा हमारा जो आई टाइप का जो वाक्य था उसके हिसाब से रहता है कि परस्पर को थोड़ा सा व्याप्त करते हैं, लेकिन वो बताते टाइम उसका अलग अलग बताते हैं कि कुछ न्यायाधीश अधिवक्ता है और कुछ न्यायाधीश अधिवक्ता नहीं है। वाक्य तो एक ही हो गया, लेकिन एक दूसरे को नकारते हैं ये, ऐसे। तो ये अधीनस्थ जो है ये प्रस्ताव के संबंध में जो कर्ता और विधेय है इनका संबंध बताते हैं, लेकिन वो मात्रा में फर्क है। ये तो हम जान सकते हैं कि हमने क्या देखा है, ये ए और ई जो है ये क्या है, सर्वव्यापी है। आई और ओ क्या है, अंशव्यापी है। तो ये तो पूरा सही, मतलब डायरेक्ट समझ में आने वाली बात है। ये तो सर्वव्यापी है, ये अंशव्यापी है, तो ये एक दूसरे से क्या है, ये अधीनस्थ है। सब अल्टरनेशन, अंग्रेजी को वर्ड चाहिए तो ये इस प्रकार से जो वाक्य बनते हैं, तो ये मतलब पूरा कॉन्ट्ररी, मतलब जो व्याघातक जो बोल रहा था हम, व्याघातक मतलब पूरा कॉन्ट्राडिक्शन में जो बोल रहे थे ना, कॉन्ट्राडिक्टरी, तो ये उसका एक चार्ट है। इस हिसाब से ये तर्क बनता है। अगर ये जो तर्क है ये हम देखने को जाएंगे या ये ऐसे करने को जाएंगे तो ये बहुत टाइम खाने वाली चीज है, तो इसलिए ये इसमें हम ज्यादा ना जाए तो ही अच्छा। हम जो इस्तेमाल करेंगे तर्क कौन सा करेंगे, फिर ये आइडिया कौन सी इस्तेमाल करेंगे, यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन, आई हैव टू स्टॉप, ओके नाउ आई हैव टू चेंज, ओके यस। अभी ये तो अभी जो हमने जो चार्ट के हिसाब से जो देखा तो ये सब यही था। वाक्य परिवर्तन किया, उसका चार्ट के हिसाब से आईएई रूल देखा, तर्क की वैधता देखी, विपक्ष वर्ग मतलब स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन देखा, तर्क का जो मूड्स एंड फिगर्स है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो मैं दूंगा नहीं। तर्क दोष देखे, तर्क विधि देखी, आगमन का विधि देखा। इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, क्योंकि हम अभी समरी देखने वाले हैं और उदाहरण देखने वाले हैं, फिर अगर टाइम बचता है तो। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ओके, तो ये जो हमने जो कुछ अभी देखा
इसका हमें याद रखने के लिए थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पे दिया है। तो ये प्रमाण चर्चा जो है उसमें 3 प्रमाण हमने बोले, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ये जो ज्यादा करके सब दर्शनों ने इनको मान्यता दी है, कम अधिक या अलग अलग तरीके से। तो इसमें से हमें प्रत्यक्ष तो सामने होता है, उसको दूसरे के लिए दिखाने की कुछ जरूरत नहीं रहती है। तो ये जो अनुमान है ये दो रहता है, खुद के लिए, दूसरों के लिए। दूसरों के लिए दिखाने वाला जो अनुमान है वो सब हम स्टडी कर रहे हैं। आगमनात्मक जो रहता है शब्द प्रमाण, वो ज्यादा करके इंडक्शन की तरफ जाता है, इसलिए वो तीसरा जो है, ये तीनों जो है, तीनों में से ये हमें डिडक्शन और इंडक्शन पे ज्यादा तवज्जो देना है। ये एरिस्टोटल डेरिवेटिव, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन या समापत्ति से भी जोड़ा है, लेकिन ये टाइम खाने वाली चीज है। तो ये आई और डी अगर किसी को याद नहीं रहता है तो ये आईडी, अपना आईडी दिखाओ, या इंडक्शन है या डिडक्शन का है, ये कौन सा है, ये सीधा फनेल है या रिवर्स फनेल है, ये सीधा फनेल कौन सा है, इंडक्शन वाला है, ये छोटे से बड़े निष्कर्ष की तरफ जाने वाला है। ओके, और जो मैंने पहले बताई वो पीडीएफ में भी भेजी है। ये क्या करता है, ये छोटे से ये बड़े वाला तरफ निष्कर्ष जो है ज्यादा व्याप्त रहता है, लेकिन ये यहाँ पे क्या रहता है कि बड़ी चीज रहती है और उसको छोटे से लिया जाता है, उसमें से छोटा निष्कर्ष लिया जाता है। मतलब हम पॉपुलेशन जो है उसमें से सैंपल्स लेते हैं, इसके हिसाब से देखा जाए तो ये समझ में आएगा। ये डिडक्शन है, रिवर्स फनेल। ये मीडिएट और इमीडिएट दो प्रकार का रहता है। और तर्क के बारे में, तर्क जो है और अनुभव जो है, इसको इंद्रिय और मस्तिष्क, इसके हिसाब से देखा गया है कि इसमें एक दूसरे से विभिन्न रहते हैं। ये उसके बाद में हमने इंडक्शन और डिडक्शन की डेफिनेशन देखी, फर्क देखा, उसकी स्पेशलिटी देखी। अभी ये देखिए, किसी को भी याद नहीं रहता है तो ये मिडल टर्म है, ये प्रेडिकेट है और ये सब्जेक्ट है, और सी क्या है, कोपुला है। उसको हम क्वेश्चन से, एमपीएससी जो है हमारे महाराष्ट्र में जैसे यूपीएससी रहता है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे महाराष्ट्र का एमपीएससी रहता है, जो हमें ये नेमोनिक कर दिया है। तो इसके साथ में आप एमपीएससी के क्वेश्चन करके करेंगे तो ये सब आपको घटक याद आ जाएंगे। या पीपीई किट तो सबने सुना है कोरोना के दौरान, तो ये पीपीआई है, लेकिन ये प्रीमाइसिस आएगा, मेजर प्रीमाइसिस, माइनर प्रीमाइसिस और ये इन्फ्रेंस। ये जो है EIOU, मतलब जो हमारे ई ज्योति में हम देखते हैं ना स्वर, तो जो स्वर है तो ये 5 होते हैं अंग्रेजी में, AEIO। यू जो है अलग है, इसके 3 हमने देखे थे कल प्रकार, अपवाद वगैरह वगैरह, तो हमें ये 4 ही याद रखने हैं इसमें। तो इसमें ये 2 प्रकार हमने देखे थे, ये ऊपर पीडीएफ में है। अभी परिवर्तन के लिए IEA, ये थोड़ा सा जो स्फोटक रहता है ना, वो उसका एक वो शॉर्ट फॉर्म है, एक्सप्लोजिव डिवाइस, उसके हिसाब से हो सकता है, आप जैसा याद रखो। ये IEA रूल है। उसके बाद में हमने जो देखा, वैधता देखी, विपक्ष वर्ग देखा। अभी संरचना का जो रह गया था पार्ट, वो जो है यहाँ पे थोड़ा सा कर देते हैं। तो ये जो वाक्य रहता है तो हमने जो तैयार किया है, तो ये स्टार जो है ना, ये पहला पद है, ये जो हैश है ना, ये दूसरा पद है। अगर ए टाइप का वाक्य है तो ये बीच में ए लगाना है, ये हमने बताया 64 में से 4। ये ऐसा वाक्य बनाना होता है। उसमें से वैध वाक्य जो है ये 256 में से 11 रहते हैं, ये बुक में चार्ट है वो इस तरीके से। ये जो 11 रहते हैं, इसमें से इसका आगे आता है 4 4 5 5 5 5 ऐसे, वो जो है वैध रहते हैं। और उसको एक नेमोनिक भी दे दिया है उन्होंने, बारबारा, सीजार वगैरह, तो उसको अलग है वो। तो ये जो है ये एरिस्टोटल का है लास्ट वाला, उसमें 4 रहते हैं, एमपी इसमें टाइप अलग अलग रहता है। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और ये एमएम जो है वो मिडिल टर्म है। ये ए जो बताया है, ये आई वगैरह जो है ये वाक्यों के प्रकार है। इसमें से 4 में से हमें सिर्फ एक पहला वाला लेना है। दोष के मैंने बता दिए हैं। अभी ये तो सब हो गया है। तो ये एनालिटिकल जो मेथड है, अगर अलग लगती है या आपको नहीं आती है तो थ्योरी की याद किए, और प्रैक्टिकल के लिए वेन डायग्राम इस्तेमाल किए तो भी चलेगा। वेन डायग्राम के लिए किस तरीके से निकालते हैं, तो ये बताया है। अलग अलग है तो अलग अलग सर्कल है। अगर स्तनधारी है और दोनों है तो एक प्रकार से है ये एक प्रकार से है कि गाय है, वो स्तनधारी भी है, लेकिन जीव जो वर्ग है उसमें स्तनधारी भी है और भी रह सकते हैं। स्तनधारी में से एक गाय है, ऐसे।
तो ये एक से ज्यादा संबंध है, ये दोनों में से संबंध एक हो गया, लेकिन ये जीव और इनमें से संबंध, ये दो संबंध हो गए। तो ये ऐसे सर्कल निकालने होते हैं। ये पुरुष भाई पिता, ये हमने ब्लड रिलेशन में भी देखा था, लेकिन ये वेन डायग्राम उस टाइम भी हम निकाल सकते हैं और यहाँ भी ये इस प्रकार से रहेगा। तो ये तो सबको समझने वाली बात है, लेकिन सिर्फ अभी यहाँ पे उद्धृत किया है। ये विद्यार्थी, युवक और युवतियाँ, विद्यार्थी दोनों हो सकते हैं, इसलिए विद्यार्थी बीच में आ गए, युवक इधर, युवतियाँ उधर। अभी एक खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी कौन होता है? युवा भी हो सकता है, विद्यार्थी भी हो सकता है। ऐसे ये दोनों दोस्त एक दूसरे को अगर शेयर करते हैं तो इसमें सर्कल जो है वो व्याप्त करेंगे ऐसे। तो ये शेर है, मांसाहारी में रहता है, लेकिन गाय कभी शेर नहीं हो सकती और गाय कभी मांसाहारी नहीं हो सकती। ये वो टाइप का जो रहता है ना, ये थोड़ा सा इससे मेल खाता है, लेकिन ये पूरा मेल नहीं खाता है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे कैसे होता है कि शेर जो है वो एनिमल है, गाय जो है वो एनिमल है, लेकिन वो मांसाहारी जो है वो खाली शेर है। ऐसे तो ये उसके कुछ उदाहरण हैं, वो भी हम देख सकते हैं। तो अभी टाइम जो है खाली 13 मिनट बचा है, तो मैं क्या करूं, अभी उदाहरण लेना है या कल उदाहरण लेंगे? सर उदाहरण ले लीजिए, अभी लेना है, एक दो ले लीजिए सर, जितना टाइम मिले। उदाहरण नहीं होंगे, लेकिन ठीक है, उदाहरण पूरे नहीं होते हैं। वो सिलोजिज्म के लिए क्या होता है, आप पेन पेंसिल लेके बैठना पड़ता है, आप सब बैठे हैं तो होता है वो। वेन डायग्राम आपकी अगर बनाते हैं तो कल हम ले लेंगे। ओके, आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं ये अगले चैप्टर का। जी सर, हाँ, क्योंकि वो पेन पेंसिल लेके उसको आप ये थोड़ा सा देख लो, आज की जो क्लिप आएगी वो और कल वाली, तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी कल उदाहरण के लिए। तो ये जो है डायरेक्शन जो है, देश, हम ये वेन डायग्राम से हम देश को नहीं छोड़ेंगे, देश देखेंगे, देश और दिशा। देश है इसलिए दिशा है। तो ये जब हम निकालते हैं कोई डायग्राम, तो उसमें ऊपर वाला जो डायग्राम है, ऊपर वाली जो दिशा है वो नॉर्थ रहती है कभी भी, और जो अगर ऊपर वाली नॉर्थ है तो राइट हैंड वाली ईस्ट रहती है। ये दोनों अगर याद रखेंगे तो बाकी कुछ ये नहीं प्रॉब्लम आएगा। तो ये आधारभूत, कभी भी ऐसे ही डायग्राम निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये बीच वाले जो है ये अंग्रेजी में बहुत अच्छा आसान रहता है। ये दोनों को मिला के नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। थोड़ा सा आग्नेय, वायव्य, ईशान्य जो है वो तो हमें याद रखना पड़ेगा। इसमें जो रहता है ये कुछ बातें उन्होंने बताई गई है कि सूर्य जो है पूर्व में उदय होता है तो सूर्योदय के समान व्यक्ति या वस्तु की छाया पश्चिम की ओर होती है। और ये लास्ट वाला देखेंगे अगर, तो 12 के बजे जब सूर्य की किरण लंबवत हो जाती है तो उसकी छाया का आकार न्यूनतम हो जाता है। ये भी ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन कम है, लेकिन उन्होंने छाया का भी कुछ बता दिया है। तो सूर्यास्त के समय व्यक्ति या वस्तु की छाया सदैव पूर्व में होती है, क्योंकि सूर्य कहाँ पे होता है? पश्चिम में होता है। ओके, तो इसीलिए ये सूर्योदय के समय व्यक्ति अगर उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हो तो उसकी छाया उसकी बाएं ओर होगी, और सूर्यास्त के समय खड़ा हो तो दाएं ओर होगी। ये इस हिसाब से है। ये कल हम ये उसका वाक्य भी देखेंगे। अभी दूसरा जो है इसमें, ये मतलब इसमें ही हमें कहीं पे ये आदमी जा रहा है और मुड़ रहा है वगैरह, हम जो देखते हैं। तो ये डिस्टेंस और डायरेक्शन अगर सही आते हैं ना, तो हमें जो इसका जो आंसर है वो निकालने में आसानी रहती है। क्योंकि अगर हम डायरेक्शन चूक जाते हैं, डायरेक्शन हमारी गलत आ जाती है, तो हम भटक जाते हैं फिर। तो ये इसीलिए राइट है या लेफ्ट है, ये हमें उसका राइट है या उसका लेफ्ट है, उसको हमें अगर देखना है ना, तो हम इसकी एक ट्रिक भी आती है। तो हम क्या करना है, हमें क्या करना है, जब हम पहला वाला जो बिंदु लेंगे या पहली वाली डायरेक्शन में, अगर ये यहाँ से यहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे एक गोल निकालेंगे और उसके हाथ निकालेंगे, एक वाला दूसरा वाला, और हम तय करेंगे राइट वाले हाथ पे उसको उंगली दिखानी है या लेफ्ट वाले हाथ को उंगली दिखानी है। अगर हम एक हाथ को फिक्स करेंगे, अगर समझो राइट वाले को किया, तो हमें जल्दी से पता चल जाएगा कि उसकी राइट ये है।
तो ये मुड़ गया तो फिर से उसको जो गोल चेंज करना है, लेकिन गोल जो है आगे गोल निकालना है और उसके खाली हाथ का जो हाथ निकालेंगे ना उसको, तो हाथ का खाली पोजीशन बदल देना है। अभी मैं अगर टाइम है तो मैं ये लास्ट में दिखाऊंगा मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड। ओके, तो ये ऐसा करेंगे ना तो ये समय भी बचता है और गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। ये एक बात है। सर जी करके दिखा दीजिए उसको एक बार। हाँ, लास्ट में करूँ ये अभी मैं ये कर देता हूँ कि इसमें और क्या है, दिशा और जो क्या बोलते हैं उसको, स्थान जो है, तो स्थान में और क्या आता है क्वेश्चन, ये बैठने का जो स्थान है उसके हिसाब से आता है। ये दोनों बीच में बैठे हैं, उसके एक आदमी छोड़ के वो दूसरा बैठा है वगैरह। तो ये ऐसे जो डायग्राम निकालना है, तो इसमें दिक्कत इतनी ही रहती है कि ये दोनों का अगर हम पहले वाला वाक्य देखेंगे तो ये दोनों हमें दिया है कि जी और आर और क्यू जो है इसके बीच में जी बैठा है। ठीक है, हमें ये पता है इसलिए हमने इतना ही डिस्टेंस लिया है। बाद में अगर हाँ वो बोलते हैं कि जी और क्यू में एस है तो हमारा डिस्टेंस गड़बड़ा जाता है। तो इसीलिए एक दूसरा एक ट्रिक बताया था, वो इस्तेमाल करो या ना करो, आपकी मर्जी। तो दो डायग्राम निकाल के रखते हैं। एक डायग्राम जो है आर और क्यू, ये इसको लिहो और डेक्स्ट्रो तरीका बोलते हैं, लिहो और डेक्स्ट्रो तरीका। तो ये टैक्ट है। तो ये आर और क्यू जो है उसके बीच में हमने जी निकाला। अगर एस जो है अगला वाला सेंटेंस आता है तो ये इसके जी और क्यू के बीच में आता है, तो जो हमने जो निकाला था ये वाला वाक्य टाइप, तो इसमें से एक जो है इसमें हम एस डालेंगे। अगर हम दूसरा आता है कि जिसमें हमें एस जो है ये यहाँ पे आ गया, समझो यहाँ पे, हाँ, तो ये एम जो है ये फिर से बताता है कि अरे यार एस और क्यू के बीच में एम बैठा है। तो इतना सारा खाली रह जाता है और वह इतनी से में हम खेलने बैठते हैं, यार क्या करें। तो ये कट करना है और फिर से यहाँ पे दूसरा वाला करना है। तो ये डेक्स्ट्रोलियो कैसे रहता है, ये आर और क्यू जो रहता है ना, तो हमने यहाँ पे निकाला ना, तो यहाँ पे निकालना है। एक आर यहाँ पे है, एक क्यू यहाँ पे है, एक आर यहाँ पे है, एक क्यू। तो इसमें से क्या हो गया, क्यू और आर के बीच में ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, ये कम मिनिमम हो गया। और ये वाला पहला वाला जो था इसमें ये मिनिमम डिस्टेंस हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। मैं करके भी बताता हूँ। तो ये जो गलत लगता है अगले वाक्य के हिसाब से, तो ये मतलब इरेज कर देना है। तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रिक। और ये जो है तो ये शायद मैं लूंगा या शायद मैडम लेंगी। तो ये जो है चार्ट हमें काम में आने वाला है। ये चार्ट तो आप सब याद रखने वाले मास्टर हो, तो ये इसको बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके हिसाब से अभी इतना है, और जो फ्रैक्शन है वो तो हम बताएंगे नहीं, अभी बाद में उसको देखेंगे, क्योंकि ये तो सर के ऊपर से जाएगा अभी सर। तो ये अगर व्हाइट बोर्ड प्रेजेंट होता है तो मुझे बोल दो। 54 नहीं, व्हाइट बोर्ड स्टार्ट। अगर व्हाइट बोर्ड मैंने शेयर किया है, अगर दिखता है तो बता दीजिए, तो मैं उस पर बताऊंगा। प्रेजेंट हो रहा है? नहीं सर। प्रेजेंटिंग स्क्रीन ऐसे कुछ आ रहा है या वो भी नहीं आ रहा है? सर उस लिंक में तो डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है।
डाउनलोड का ही आपकी तरफ आ रहा है क्या? यस सर। ओके ओके, मत डाउनलोड मत कीजिए, मैं करता हूँ दूसरा, कुछ जरूरत नहीं है, मैं करता हूँ। ओके, अभी दिख रहा है शायद, या अभी भी नहीं है? ठीक है, ये टाइम ले रहा है। ओके, तो जाने दो, ये मैं जो है ये ऐसे ही बताता हूँ। अभी कैसे बताए? ठीक है, पेंट में जाना पड़ेगा। ये भी टाइम ले रहा है। ओके, मैं कल बताऊंगा, ये बताऊंगा मैं कल। ओके, ये हो जाएगा, लेकिन ये टाइम टाइम बहुत ले लेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने ना दो चीजें देखनी थी, एक तो जो डायरेक्शन का जो आइडिया है वो वाला, और क्या था? क्या सर? दो तीन चीजें जो हमने दिखानी थी वो मैं कागज पे लिख के उसका पीडीएफ भेज दूंगा मैं। ओके सर। हाँ, ओके, चलो ओके, तो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं। अभी कल हमें ये जो एग्जाम्पल है उसको देखने हैं, और उसके बाद में कल हम डायरेक्शन और ये इसका भी कुछ ले सकते हैं, ताकि फ्रैक्शन भी शुरू कर सके हम जल्दी से। क्योंकि बहुत टाइम जाना गवाना सही नहीं है। तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। अभी तक जो हो गया है उसके में कुछ डाउट है तो बोल दीजिए। सर जी कल ना क्वेश्चन करा देना, क्योंकि थ्योरी करते तो ज्यादा क्लियर नहीं हो पाता। कल क्वेश्चनिंग से ज्यादा करा देना थोड़ा। सर क्वेश्चन घर के लिए और भेज दिया करो, पीडीएफ बना के जाओ घर पे सॉल्व करके देखो सर। हाँ, मेरी आवाज शायद आपकी तरफ नहीं आ रही थी। अभी आ रही है सर। हाँ, तो किसी के पास अगर मैथ्स के पूरे है तो भेज दीजिए। वो उसको सॉल्व करके भी भेज सकते हैं ऐसे, सिर्फ मैथ्स के, सिर्फ सिलोजिज्म के ऐसे। ओके, चलो ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।